तो देखिए बच्चों, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के हम लोग क्वेश्चन ट्राई कर रहे थे। ठीक है, इसके मल्टीपल क्वेश्चन हम लोग लगातार ट्राई कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए थे, इसमें हम फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन ये है कि ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देयर स्पीड्स आर इन रेशियो ऑफ 9:4। The ratio of radii of their circular orbits rp/r alpha is, और ये चार हमको ऑप्शन गिवन है, ए 3/4, बी 4/3, सी 8/9 एंड डी 9/8। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मतलब एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह, जिसका मैग्नीट्यूड हर जगह क्या है बच्चों, सेम है। हमसे कह रहे हैं इसमें एक प्रोटॉन आता है, ठीक है, और एक अल्फा पार्टिकल आता है। अच्छा, और दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, मतलब इसकी वेलोसिटी को वी अल्फा कह दें, इसकी वेलोसिटी को वीपी कह दें। तो वो हमको रेशियो दिया है कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी का रेशियो है 9:4। बच्चों, अब आपको बेसिक जानकारी यहाँ ये होनी चाहिए कि जो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है वो कितना होता है, वो होता है 2e का। ठीक है, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब 1 ही होता है। यानी कि जो अल्फा पे चार्ज है वो प्रोटॉन का डबल है, यानी कि क्यू अल्फा जो है वो 2qp के बराबर होगा। यानी कि क्यू अल्फा पान qp आप यहाँ से समझ लिए 2:1 है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अल्फा पार्टिकल पे मास होता है वो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है। अल्फा हैवी पार्टिकल है, प्रोटॉन लाइट पार्टिकल, हल्का पार्टिकल है, और इनका जो वैल्यू है वो क्या है, 4 गुना होता है किसका, प्रोटॉन के मास का। कौन, अल्फा का मास। यानी कि m अल्फा अपान, अगर हम यहाँ से mp अपान m अल्फा निकालें तो क्या निकलेगा, 1:4। देखो mp अपान m अल्फा, तो नीचे लाओगे तो इधर चला जाएगा, तो ये बचेगा 1/4। हमको बच्चों इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर दोनों एक ही मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करते हैं तो उनकी रेडियस का रेशियो यानी कि rp/r अल्फा हमको कैलकुलेट करना है। हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम rp निकालेंगे। तो rp बराबर क्या आएगा भाई, किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर b मैग्नेटिक फील्ड में कोई q चार्ज b वेलोसिटी से इंटर करता है तो उसकी जो रेडियस का फार्मूला है वो क्या होता है, वो होता है mv/qb। क्या होता है बच्चों, mv/qb। यानी कि प्रोटॉन के लिए फार्मूला क्या आ जाएगा भाई, mp मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, vp वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, अपान qp चार्ज ऑफ प्रोटॉन, अपान में v। ऐसे ही r अल्फा आप निकाल दीजिए, वो क्या निकलेगा, m अल्फा v अल्फा अपान q अल्फा इंटू v। हमको तो बच्चों दोनों रेडियाई का रेशियो चाहिए, हमको यानी कि चाहिए rp/r अल्फा। तो क्या होगा जब रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, देखो mp/m अल्फा, vp/v अल्फा, और देखो ये तो पलट जाएंगे, तो ये qp नीचे रहेगा और ये q अल्फा ऊपर चला जाएगा, यानी कि q अल्फा/qp, और b से b कट जाएंगे। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, सोचिए बच्चों कितना आएगा। तो rp/r अल्फा कितना आएगा, डिवाइड कर दिए इन दोनों को। ठीक है, ध्यान रखना, आप भी कर लेना, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट में सेकंड से जब डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या बचेगा, mp/m अल्फा। सोचो mp/m अल्फा कितना है, 1/4। vp/v अल्फा ये कितना दिया है, 9/4। q अल्फा/qp, q अल्फा/qp ये हमको निकाल के वैल्यू हमने रखी है, क्या है, 2:1। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इससे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स। यानी कि यहाँ से क्या बचा बच्चों बताओ, rp/r अल्फा की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, ऊपर बचा 9, नीचे बचा 4 2 जा 8, तो 9/8। तो वैल्यू ऑफ rp/r अल्फा विल बी 9:8। ठीक है, तो यानी कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की रेडिएशन कितना रेशियो होगा, 9:8 का रेशियो। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2 पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट ऑफ 4 एम्पियर एंड 10 एम्पियर आर प्लेस्ड 2.5 centimeter apart in the vacuum.
द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम इज, अरे हमको 4 ऑप्शन गिवन है, हमको बताना है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा उनके बीच। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि 2 पैरेलल वायर हैं जो कि वैक्यूम में रखें या एयर में रखें, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है 2.5 एम्पियर। एक वायर में 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और एक में कितनी फ्लो हो रही है 10 एम्पियर की। हमको बताना है इन वायर्स के बीच फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा। अच्छा, यानी कि F/L निकालना है। बच्चों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, ठीक है, तो क्या होता है, तो ये वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इनमें कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अच्छा, और अगर ऐसा हो जाता कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती तो क्या हो जाता बच्चों, तो बच्चों ये वायर एक दूसरे को रिपेल कर देते, यानी कि इनके बीच कैसा फिर फोर्स बाद में लग जाता, ये रिपल्सन फोर्स लग जाता। कैसा फोर्स लग जाता, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, ये बात हमको क्लियर होनी चाहिए कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट तो उनमें फोर्स अट्रैक्शन का, अपोजिट में एक ऊपर एक नीचे, तो उसमें कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन का। ठीक है, हमसे फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा गया है। भाई देखिए, हमको तो फार्मूला पता है फोर्स पर यूनिट लेंथ का, क्या होता है भाई, ये होता है μ0/2 पाई I1 I2 अपान R। ठीक है, बट यहाँ I1 I2 तो एम्पियर में होंगी, बट R जो है वो मीटर में होनी चाहिए, बट यहाँ दिया किस में है, सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो क्या आएगा 2.5 × 10⁻² मीटर। सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 10⁻² से मल्टीप्लाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, तो F/L कितना आएगा, μ0/2 पाई, ये क्या होता है भाई, ये होता है 2 × 10⁻⁷, ये तो फिक्स वैल्यू। याद कर लीजिए कि μ0 की वैल्यू क्या होती है, μ0/2 पाई की ये होती है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है, समझ रहे। अच्छा, इंटू I1 कितना है भाई 4, I2 कितना है 10 अपान R स्मॉल r, इनके बीच की डिस्टेंस ये है 2.5 10⁻²। कितना आ जाएगा बच्चों, F/L की वैल्यू 4 2 जा 8/2.5 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, देखो ये 10 बचा, ये नीचे से ऊपर गया तो माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी कि +2 आया, 10 में आया तो +3 हो गया, 10 की पावर बचा -4। देखो 10 की पावर +3 यहाँ बनना भाई, ये ऊपर गया +2 हुआ, +1 कितना हो गया +3 और -7 +3 कितना बचेगा -4। ठीक है, इसको डिवाइड कर लो तो F/L कितना बचेगा, ये बचेगा 3.2 और 10 की पावर -4 न्यूटन पर मीटर। So the value of force per unit length will be 3.2 × 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर, यानी कि जो दिए गए ऑप्शन है उसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ एन अमीटर इज टू बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ वोल्टमीटर देन वी मस्ट कनेक्ट विद द अमीटर आ, और ये ऑप्शन हमको गिवन है, अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, अ लो रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। बच्चों हमसे क्या कह रहे हैं, किसी वोल्ट मीटर के प्लेस पर हमको अमीटर कनेक्ट करना है, मतलब एक वोल्ट मीटर है, इसको हमें हटाना है कहीं सर्किट से। ठीक है, होता क्या है आपको पता है ना कि जो कोई भी अगर रेजिस्टेंस है जिसमें करंट फ्लो हो रही है और हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो हम इसके पैरेलल में क्या लगाते हैं बच्चों, वोल्ट मीटर लगाते हैं। ठीक है, बट वो कह रहे हैं वी हैव टू रिप्लेस द वोल्ट मीटर बाय एन अमीटर, इसको रिप्लेस करना है। ठीक है, किससे रिप्लेस करना है, अमीटर से। तो पहले तो हमको वोल्ट मीटर की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। बच्चों वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि किसी भी सर्किट में 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो वोल्ट मीटर करता क्या है, measures the potential difference, अच्छा,
और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है, किसका रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर का, वेरी हाई, बहुत बड़ा होता है। इवन जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, यानी कि आइडियल जो वोल्ट मीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है। अब सोचो, और हमको वोल्ट मीटर की जगह लगाना क्या है बच्चों, अमीटर लगाना है। तो पहले हम अमीटर को समझे, होता क्या है। अमीटर क्या है, ये डिवाइस है जो मेजर करती है करंट, ठीक है, इन सर्किट। किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, अमीटर का यूज करते हैं। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है, किसका, अमीटर का, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है। इवन जो आइडियल अमीटर है उसका रेजिस्टेंस, आइडियल अमीटर, तो आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों वो 0 होता है। ये आइडियल की बात हो रही, ठीक है। तो मैंने समझ लिया अमीटर का जो रेजिस्टेंस है बहुत छोटा होता है ना, ऐसा। अब सोचो बच्चों, आपको वोल्ट मीटर की जगह क्या लगाना है, अमीटर लगाना है। मतलब जैसे एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो इसके साथ में हमको इसका पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, बट वहां पे हमको लगाना क्या है, अमीटर। तो अमीटर का चूंकि रेजिस्टेंस बहुत कम है तो सारी करंट तो ये अपने अंदर ले लेगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल में पता है ना, जब रेजिस्टेंस छोटा होता है तो वहां से करंट ज्यादा जाती है। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो V होता है, IR, ये दोनों में सेम रहना चाहिए पैरेलल में। तो जहां R बड़ा है वहां I कम हो जाता है, R कम है वहां पे I बढ़ जाता है। तो यहाँ सारी करंट चली जाएगी, तो इसमें करंट ही नहीं जाएगी, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करेगा। इसलिए जरूरी है कि अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाए। किसकी तरह बड़ा हो जाए, वोल्ट मीटर की तरह, तो ये काम कर जाए। अब अमीटर का रेजिस्टेंस बड़ा करना है तो रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, हाई रेजिस्टेंस। तो ध्यान रखना कि इफ वी वांट टू यूज एन अमीटर in the place of voltmeter, then we have to connect a very high resistance in the series। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो यहां पर लिख देंगे, सो अमीटर कैन बी यूज्ड in the place of voltmeter by connecting a high resistance in series। ठीक है, अमीटर को वोल्टमीटर की जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन कैसे यूज कर सकते हैं, इसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस का यूज करके। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ करंट कैरिंग वायर केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स व्हेन इट इज ए परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, सी at an angle of 45 degree to the magnetic field and D at an angle of 60 degree to the magnetic field। तो बच्चों कह रहे हैं कि एक करंट कैरिंग वायर है, मतलब एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, ऐसा, ठीक है। इसकी मान लो L लेंथ है, और कह रहे हैं ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। अच्छा, तो करंट कैरिंग वायर को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो बच्चों इस पे फोर्स लगता है। कौन सा लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। वो कितना लगता है, वो लगता है IBL
साइन थीटा, यानी कि जो वेक्टर फॉर्म में फोर्स लगता है उसको तुम कह सकते हैं आई एल क्रॉस बी, जहां पर एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंथ के बराबर और वेक्टर की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, ये एल है। और बी की डायरेक्शन तो पता है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है बी, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बना हुआ है, क्रॉस, मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो एफ बराबर होता है आई बी एल साइन थीटा। हमसे पूछा गया कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा, तो फॉर मैक्सिमम फोर्स क्या होना चाहिए भाई, आई तो फिक्स है जो हमने एक बार फ्लो कर दिया, बी एल ये तो चेंज होगी नहीं, चेंज हम क्या कर सकते हैं, थीटा ऐसे रखा किसी और एंगल पे कैसे भी रख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि साइन थीटा अगर मैक्सिमम हो जाए, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 से बड़ी तो होती नहीं साइन थीटा की वैल्यू, तो फोर्स भी मैक्सिमम हो जाएगा। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा किसके बराबर हो, साइन 90 के, यानी कि थीटा किसके बराबर हो, 90 के। इसका मतलब अगर एक वायर को मैक्सिमम फोर्स फील करना है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स कितना होगा, आई बी एल साइन थीटा तो 1 हो गया। और उस समय वायर कैसे रखा होना चाहिए, तो वायर शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। सीबीएसई बोर्ड का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि a horizontal conducting rod of length L and mass M is suspended in a horizontal plane by a pair of flexible string in the magnetic field of magnitude B. To remove the tension in the supporting string, the magnitude of the current in the wire is okay. और ये हमको 4 ऑप्शन गिवन है, A mgb अपान एल, B mgl अपान बी, C mg अपान एल बी एंड D lb अपान mg। ओके, तो बच्चों यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड है, ये रॉड कैसी है, कंडक्टिंग है, मतलब कंडक्टर, ठीक है। और कह रहे हैं कि इसमें इसका जो मास है वो m है, मास इसका जो है वो क्या है, m, और इसका जो लेंथ है बच्चों इस रॉड का वो l है, ठीक है। ये पूरी इसकी लेंथ क्या है, l, ऐसा कुछ, ठीक। कह रहे हैं कि इस रॉड को हॉरिजेंटली ऐसे 2 स्ट्रिंग की मदद से, 2 डोरियों की मदद से ऐसे हमने इसको लटका दिया। ये स्ट्रिंग है, मतलब यहाँ पे कोई करंट वरेंट नहीं जाएगी, है ना, डोरियां हैं ऐसे इंसुलेटिंग, बहुत बढ़िया। हमसे कह रहे हैं कि इसमें कितनी करंट फ्लो कर दें, ठीक, कितनी करंट फ्लो कर दें कि अगर बी मैग्नेटिक फील्ड में ये रॉड लटकाई गई हो, मान लेते हैं ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, हमको तो पता नहीं किधर होगी, डायरेक्शन की उन्होंने बात नहीं की इसलिए हम किधर भी कर सकते हैं। तो अगर बी मैग्नेटिक फील्ड में इसको लटकाया गया हो तो कह रहे स्ट्रिंग पे कोई टेंशन ना आए। बच्चों अगर स्ट्रिंग की हेल्प से कोई रॉड आप लटकाते हैं तो आपको पता है कि इसमें टेंशन क्यों जाता है, क्योंकि इस रॉड का एक वेट होता है, रॉड का वेट होता है, और वेट किधर लगता है बच्चों, नीचे की तरफ। हर ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर खींचती है, वही क्या लग जाता है, वेट लग जाता है, ग्रेविटेशन फोर्स से खींचती है ना, वही वेट है mg। इस mg की वजह से इन स्ट्रिंग में टेंशन होता है, ठीक है। यहां पे कुछ टेंशन जाता है, कुछ टेंशन यहां जाता है। हमसे कह रहे हैं कि हम इसमें कितनी करंट फ्लो कर दें कि ये टेंशन 0 हो जाए। समझो भाई, वेट को बैलेंस कौन कर रहा है, टेंशन। अब अगर हम चाहते हैं कि इनमें कोई टेंशन ना लगे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कुछ ऐसा करंट फ्लो करें कि मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग जाए और वो मैग्नेटिक फोर्स इस mg को कैंसिल कर दे। तो mg की वजह से टेंशन लग रहा है, जब mg कैंसिल हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं लगेगा। समझ में आ रही बात। इसका मतलब जरूरी है कि हम मान लेते हैं कि भाई इसमें कोई करंट I फ्लो होती है, तो उस I करंट की वजह से जो फोर्स लगना चाहिए वो किधर लगना चाहिए, ऊपर। तो पहले करंट की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, जैसे ये सिचुएशन है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, करंट कहाँ सोच रहे हैं, इधर, फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर।
तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा ये, मतलब करंट की डायरेक्शन मिल गई, कुछ इस तरह से करंट फ्लो होनी चाहिए आई। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा ऊपर की तरफ, फोर्स लगेगा IBL, पता है ना, जब L लेंथ के वायर पे, ये L लेंथ का है ना, अच्छा, I करंट फ्लो करते हैं B मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें ऊपर की तरफ फोर्स क्या लगता है IBL। ऊपर की तरफ ही जरूरी नहीं, ये तो डिपेंड करता है, राइट हैंड रूल से आता है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर करंट इधर, तो फोर्स कहाँ लगेगा ऊपर, तो ये IBL लग गया। अब अगर ये IBL इस mg को कैंसिल कर दे तो नीचे की तरफ कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो टेंशन भी इस स्ट्रिंग में नहीं लगेगा। तो लिख देंगे यहाँ पे फॉर टेंशन T इन द स्ट्रिंग बिकम्स 0, IBL शुड बी इक्वल टू mg। जो ये फोर्स है इसके बराबर होना चाहिए, तभी तो कैंसिल होगा, कैंसिल हो जाएगा, टेंशन खत्म। तो यहां से I कितना होना चाहिए, तो I की वैल्यू होनी चाहिए mg अपान, ये BL नीचे आ जाएगा LB है ना, या BL जो भी लिखो, mg अपान BL। सो द वैल्यू ऑफ करंट इन द वायर रिक्वायर्ड I इज इक्वल टू mg अपान BL फॉर जीरो टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। इसका मतलब जो दिए गए ऑप्शन है उसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कितनी करंट चाहिए, mg अपान LB, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। The magnetic field developed at a distance of 10 cm due to north on the table is, और ये चार हमको ऑप्शन गिवन है। ए ऑप्शन गिवन है 2 × 10⁻⁵ टेस्ला एक्टिंग डाउनवर्ड, बी 2 × 10⁻⁵ टेस्ला एक्टिंग अपवर्ड, एंड सी दिया है हमको 4 × 10⁻⁵ टेस्ला एक्टिंग डाउनवर्ड, एंड डी दिया है 4 × 10⁻⁵ टेस्ला एक्टिंग अपवर्ड। ओके तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि एक वायर है जिसमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट जा रही है, वो भी कितनी 10 एम्पियर की। तो पहले तो हम डायरेक्शन बनाएंगे। हमको ये पता है बच्चों कि ये ऐसे अगर एक हॉरिजॉन्टल में ऐसा हम कुछ बना लें तो ये नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। हमसे क्या कह रहे हैं, एक वायर है जो ईस्ट से वेस्ट में है, मतलब वायर ऐसा देखो, ईस्ट से वेस्ट में ऐसे करंट जा रही है। कितनी जा रही करंट, 10 एम्पियर, और वायर बहुत लंबा है, मतलब लॉन्ग वायर। बहुत बढ़िया। हमसे कह रहे हैं इस वायर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अच्छा, किधर 10 सेंटीमीटर पे, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो देखो अगर ईस्ट से वेस्ट, भाई इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, ऐसे करंट फ्लो हो रही है, तो इससे नॉर्थ किधर बनेगा, भाई ईस्ट से वेस्ट जैसे ही हो गया, तो नॉर्थ किधर बनेगा इसका, इधर ऊपर की तरफ। तो यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट बताना है, कितनी डिस्टेंस पर बच्चों, 10 सेंटीमीटर में, और बताना है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ये क्या होगा, ये नॉर्थ बन गया, किसके लिए, वायर के लिए। क्लियर है मेरी बात। देखो ईस्ट से वेस्ट वायर, पॉइंट इधर नॉर्थ में, तो ये नॉर्थ बन गया। हमें यहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है, बी निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो भाई बी का फार्मूला होता है μ0/2π I/r। पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे फिर डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या आएगा, बी बराबर μ0/2π, इसकी वैल्यू तो फिक्स होती है भाई, μ0/2π की वैल्यू फिक्स होती है, इसको याद कर लीजिए। 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे तो क्या आएगा, 2 × 10⁻⁷। अच्छा, आई करंट कितना दिया है यहाँ पे, करंट 10 एम्पियर, बहुत बढ़िया, अपान डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आर दिया है 10 सेंटीमीटर। अब जब 10 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे मतलब बन जाएगा 0.1 मीटर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.1 मीटर।
क्यों? क्योंकि सारी कैलकुलेशन MKSA में कर रहे हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर में, ठीक है, इसलिए मीटर में रख दिया। ये आ गया। अब ये पॉइंट हटाएं तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? एक जीरो आ जाएगा, यानी कि B बराबर क्या आएगा? 210⁻⁻7 यानी कि 2 × 10⁻⁻5 भाई आएगा। देखो 2 प्लस में पावर हुई -7, 2 प्लस की आई तो क्या हो गया? -5 बचेगा। वो भी इसकी यूनिट क्या होगी? टेस्ला। यूनिट क्या होगी? टेस्ला, है ना। तो ये हो गई 2 × 10⁻⁻5 टेस्ला। अच्छा, अब अगर हम ध्यान से देखें बच्चों यहाँ पे, तो B की ये वैल्यू होती है और डायरेक्शन किधर होती है सोचो, तो करंट इस तरफ, राइट हैंड पाम रूल यहाँ पे फर्स्ट वाला लगाएंगे, करंट इधर, ठीक है, और वो पॉइंट ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी? अंदर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी? अंदर। देखो करंट इधर, पॉइंट इधर नॉर्थ में, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी? अनवर्ड, अंदर। अंदर अंदर का मतलब इनवर्ड, यानी कि हम बोलेंगे यहाँ पे, अगर हम टेबल पे बात कर रहे हैं, टेबल सोचो ऐसे टेबल है ऐसे, ये तुम्हारा ईस्ट से वेस्ट हुआ, इधर नॉर्थ होगा इसके, इस तरफ नॉर्थ, तो कहाँ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड? डाउनवर्ड, नीचे चली जाएगी, यानी कि ये होगा आंसर। और मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? डाउनवर्ड। किधर होगी? डाउनवर्ड होगी और इतनी होगी, यानी कि जो दिए गए ऑप्शन है उसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि A charged particle after being accelerated through a potential V enters in a uniform magnetic field and moves in the circle of radius small r. If V is doubled, the radius of the circle will become, और ये ऑप्शन हमको गिवन है, A 2r, B √2r, C 4r एंड D r/√2। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक कोई चार्ज है, मान लेते हैं Q चार्ज, ठीक है, इसको एक्सेलरेट किया बाई पोटेंशियल V। कितना एक्सेलरेट किया? बाई पोटेंशियल V। तो जब चार्ज Q V पोटेंशियल से एक्सेलरेट होता है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ाई जाती है, तो उसमें कितना काइनेटिक एनर्जी आती है? व्हेन चार्ज Q is accelerated by potential V, then kinetic energy K1 बराबर QV। कितना काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी? QV, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी यानी कि उसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, और जब कोई हमको पता है Q चार्ज V वेलोसिटी से किसी B मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, कहाँ इंटर करता है बच्चों? B मैग्नेटिक फील्ड में। और मान लीजिए कि चार्ज का अपना मास m है, तो हमको ये तो पता है कि इसका जो मोशन है वो आगे चल के क्या हो जाता है? सर्कुलर हो जाता है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड कर दें तो इसका पाथ कैसे हो जाता है? सर्कुलर हो जाता है। और उस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होती है बच्चों, वो क्या होती है? वो रेडियस होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ टेकन बाय चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो कितनी रेडियस हो जाती है बच्चों? ये हो जाती है mv/qb। कितनी हो जाती है? mv/qb, ठीक है। जब उन्होंने कहा कि वहाँ की काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो आपको वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी का क्या लिख सकते हैं? हाफ mv², यानी कि v की जगह क्या लिख सकते हैं? v की जगह हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं भाई? तो ये इधर जाएगा है 2, यानी कि 2k/m का रूट। अगर ये v की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो बच्चों r निकल आएगा। सो r = m 2k/m का रूट अपान QB। इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये अंदर रूट में चला जाएगा, तो स्मॉल r बराबर आएगा रूट में 2km/QB, ठीक है। ये फार्मूला बन गया। अच्छा, अब चूंकि जब उसको v वोल्ट से एक्सेलरेट किया तो काइनेटिक एनर्जी k की जगह क्या रख सकते हैं? QV,
यानी कि जो पहले वाली रेडियस आर है वो किसके बराबर हो जाएगी, रूट में 2k, के की जगह कितना आ गया QV m/QB। हम चाहें तो इस Q से इसको Q को सॉल्व भी कर सकते हैं, कर दो सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, तो R बराबर यहाँ तुम लिख सकते हो रूट में 2Vm/Q और 1/B अलग हो जाएगा। ये रेडियस का फार्मूला बन गया V वोल्ट के लिए। अब आगे क्या करें कि हम अब उसको चार्ज को 2V वोल्ट से बाद में एसिलेट करते हैं, ठीक है। Q इज एसेलरेटेड बाई 2V, कहा ना, बाद में डबल पोटेंशियल से एसिलेट कर दो तो रेडियस कितनी होगी ये हमको बताना है। तो 2V से करेंगे तो बच्चों उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, मान लो K डैश कह देते हैं, तो ये हो जाएगी 2eQV, हो जाएगी नहीं हो जाएगी 2QV है। तो यही रेडियस वाले फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, K की जगह आप क्या रख देंगे 2QV, तो रेडियस क्या बनेगी, सो नाउ रेडियस R डैश बराबर क्या बनेगा, रूट में 2K, K की जगह आप K डैश रख देंगे, यानी कि 2QV है m/QB। इसको सॉल्व करो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो R डैश की वैल्यू क्या बचेगी बताओ, एक ये √2 एक्स्ट्रा बचेगा अपान B, √2/B, बाकी ये बचा रूट में 2, ठीक है, Q अंदर चला गया, रूट में लग गया mV/Q, यानी कि वही पूरा बचा 2mV/Q, ठीक है, रूट में अपान B बचा, बट ये √2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। यानी कि जो रेडियस है देखो ना, यहाँ पे देखो √2 × √2 लिख सकते हैं ना, ये √2 बाहर निकाल लिया, ठीक है। यानी कि जो बाद में रेडियस आएगी वो पहले की रेडियस का √2 टाइम होगी। ये पहले वाली नहीं कि बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों देखिए मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि A current I flows through a long straight conductor which is bent into a circular loop of radius R in the middle as shown in the figure. The magnitude of net magnetic field at a point O will be. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक लॉन्ग करंट वायर है, ये लॉन्ग वायर है मतलब इनफाइनाइट तक गया, ठीक है, और इसको ऐसे सर्किल में मोड़ दिया गया, फिर ऐसे ले गए। हमको बताना है कि O पॉइंट यानी कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। बच्चों अब देखिए इस सेंटर पे दो तरह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, एक इस स्ट्रेट वायर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड आएगी, दूसरा इस सर्कुलर वायर से, ठीक है। तो पहले हम सोचें स्ट्रेट वायर से हम मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। देखो स्ट्रेट वायर कितना है, इनफाइनाइट लॉन्ग, और इससे डिस्टेंस कितनी होगी, इधर वाली डिस्टेंस ये भी तो आर होगी, जब इसकी रेडियस आर है तो डिस्टेंस भी तो आर होगी। तो यहां पर लिखेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू स्ट्रेट पार्ट, स्ट्रेट वायर। तो B1 बराबर कितना होगा, ये होगा बेटा μ0/2 पाई I/R। यही तो था मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, μ0/2 पाई I/R। स्ट्रेट वायर की वजह से R डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड, यही तो होता है, बिल्कुल सही। दूसरा बच्चों यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से हो रही, इस सर्कुलर की वजह से हो रही, तो इससे निकालो भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू सर्कुलर वायर, सर्कुलर पार्ट ऑफ वायर, जो सर्कुलर पार्ट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कितनी होगी सोचो। तो सर्किल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है भाई, ये होता है μ0/2 I/R। ये आ गई। अब बच्चों डायरेक्शन देखते हैं। तो देखिए करंट तो ऊपर से नीचे आ रही स्ट्रेट वायर में और सर्किल में ऐसे जा रही, ठीक है। तो अब बात करो बच्चों
तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, स्टेट वाई की वजह से। देखो करंट इधर नीचे की तरफ, पॉइंट इसके उस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, अपवर्ड। देखो ऐसे ही तो होता है। राइट हैंड पाम रूल क्या बताता है कि पुट थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड ओपन फिंगर व्हेयर यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, उधर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो देन द डायरेक्शन ऑफ पाम रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी बच्चों, बाहर। तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, डॉट यानी कि आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। किधर लगेगी, आउटवर्ड लगेगी। डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, ठीक है। अच्छा, इस सर्कुलर पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी, देखो करंट इधर जा रही है, पॉइंट इधर है इसके लिए, तो किधर जाएगी, अंदर। चाहे इधर से देखो, इधर है, इधर अंदर। कुल मिला के सर्कुलर पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ, इस कंडीशन में। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी बच्चों, इनवर्ड। अच्छा, जब ऐसा हो गया तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, लिखेंगे यहाँ पे। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, B बराबर B2 माइनस B1। क्यों, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गई बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। एक आउट इनवर्ड है तो एक आउटवर्ड है। तो जब अपोजिट में होती हैं तो उनका रिजल्टेंट उनको घटा कर आता है। ये मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, क्यों, क्योंकि इसके अपान में पाई एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसलिए ये कम होगी। तो बड़े में छोटे घटा दिया, तो B2 माइनस B1। तो B बराबर कितना आएगा, B2 म्यू नॉट अपान 2 I अपान R माइनस B1 म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान R। तो बेटा ऐसा करते हैं, म्यू नॉट अपान 2 I अपान R कॉमन ले लेते हैं, तो B बराबर क्या बचेगा, म्यू नॉट अपान 2 I अपान R कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1 अपान पाई। क्या बचेगा, 1 माइनस 1 अपान पाई। और इस नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, जिधर बड़ी वाली मैग्नेटिक फील्ड थी। बड़ी कौन थी, इनवर्ड वाली, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। जो दिए गए ऑप्शन है उसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी म्यू नॉट अपान 2 I अपान R 1 माइनस 1 अपान पाई। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।